ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक चीज आपको याद रखना है, वो ये है कि मेथड की चेकिंग कब होगी और मेथड की एक्चुअल रनिंग कब होगी। बताइए आप लोग, मेथड की चेकिंग कब होगी? कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे सर। कंपाइल टाइम पे। मेथड की चेकिंग कौन से क्लास में होगी? पेरेंट क्लास में सर। हाँ, जिसका रेफरेंस यूज किए होंगे, ये बोल सकते हैं आप सीधा ना। जिसका रेफरेंस किए यूज किए होंगे उसी में मेथड की चेकिंग हो जाएगी। मेथड की रनिंग कहाँ पे होगी, कब होगी? पहले तो सवाल ये है। रन टाइम पे सर। रन टाइम पे। अब मेथड रन होगा रन टाइम पे, बट कौन सी क्लास का मेथड होगा ये कैसे पता चलेगा? हम्म, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया है सर। करेक्ट। जिसका ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस में रन टाइम पे आएगा उसका मेथड कॉल होगा। बस यही याद रखना है आपको। ये याद रखोगे ना तो बाकी चीजें मुश्किल है नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट बस ध्यान रखिएगा। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बाद अब हमें ऊप्स में आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जावा के अंदर कीवर्ड होता है स्टैटिक कीवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना चाहिए, तभी आगे कंसेप्ट हम अच्छे से समझ पाएंगे। स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। ठीक है, आपने स्टैटिक कीवर्ड जावा के पहले प्रोग्राम में ही देखा होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो जो मेन मेथड है, मेन मेथड में आप देख रहे हैं कि स्टैटिक कीवर्ड लगा के रखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड, इसकी पहले बात कर लें। जावा के अंदर स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, या आप बोल सकते हैं आपके प्रोग्राम को मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है। मैं लिख देता हूं, स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक static keyword in Java is used to make your program memory efficient। मेमोरी एफिशिएंट आपके प्रोग्राम को स्टैटिक कीवर्ड बनाता है। ठीक है, कोई भी कीवर्ड होता है तो भाई वो कीवर्ड कहाँ लगेगा? जैसे दिस कीवर्ड है, तो दिस कीवर्ड हम लगा करके, दिस कीवर्ड बेसिकली डायरेक्ट हम यूज करते हैं ना। दिस कीवर्ड को लेकर के हम इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड कॉल कर सकते हैं करंट क्लास के। फाइनल के साथ क्या सीन था? फाइनल भी कीवर्ड हमने पढ़ा हुआ है। फाइनल कीवर्ड का क्या सीन था? सर फाइनल कर देंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं फिर। हाँ, फाइनल कर देंगे तो चेंज नहीं कर सकते, मतलब क्लास पे लगा दिए तो एक्सटेंड नहीं, मेथड पे लगा दिए तो ओवरराइड नहीं, वेरिएबल पे लगा दिए तो अपडेट नहीं। इसी तरह स्टैटिक कीवर्ड भी कहीं ना कहीं लगता होगा, है ना। तो वी कैन वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ विथ। पहला, आप वेरिएबल में लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा, अच्छा वेरिएबल ध्यान रहे कि मेथड के अंदर नहीं, आउटसाइड द मेथड। आउटसाइड द आउटसाइड द मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल में लगा सकते हैं। दूसरा, हम मेथड में लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा, हम स्टैटिक कीवर्ड को लगा सकते हैं किसके साथ? वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, ब्लॉक के साथ। ठीक है, और चौथा हो जाएगा हमारा डी नेस्टेड क्लास के साथ। अभी नेस्टेड क्लास आपने नहीं पढ़ा है, मैं लेटर लिख देता हूँ ना, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भाई साहब वेरिएबल हो गया, है ना। वेरिएबल, मेथड, ठीक है, इसी तरह ब्लॉक, ठीक है, इसी तरह नेस्टेड क्लास, इनके साथ आप क्या कर सकते हैं? इनके साथ आप स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों लगाएं भाई इनके साथ?
जवाब है मेमोरी को एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकली समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरेटिकली समझ में तो आ रहा है कि स्टैटिक से मेमोरी एफिशिएंट होगा, बट थोड़ा सा समझाइए कोड से। आइए समझाते हैं। देखिए, एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, अरे यार बड़ा भयंकर कुछ बना हुआ है, चलो सब मारते हैं डिलीट। ये कोड तो हमने आपको दिया हुआ है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों भी डिलीट कर देता हूँ। लॉन्च रखते हैं, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हमें। और यहाँ से ये भी उड़ा दिया। अब हम करते क्या है, यहाँ पे एक ना, एक हम अ, अ, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं, मान लो एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमने रख दिया एम्प्लॉय एंड फिनिश कर दिया। और एम्प्लॉय को जस्ट साइड में कर लेते हैं। एम्प्लॉय के अंदर हम रख लेते हैं प्राइवेट इंट एम्प्लॉय की आईडी। बहुत ध्यान समझिएगा बात को। प्राइवेट इंट एम्प्लॉय की एज, ठीक है। इसी तरह हम रखते हैं प्राइवेट कैर जेंडर, ठीक है। एक हम रखते हैं प्राइवेट प्राइवेट शॉर्ट रख लेते हैं, या चलो इंट ही रख लेते हैं। एक हम रखते हैं कंट्री कोड, ध्यान रखिएगा कंट्री कोड है, ठीक है। और ये जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए है, इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। जितने भी हम एम्प्लॉय की डिटेल इसमें बाइंड करेंगे, वो सब कौन से हैं, कैसे एम्प्लॉय हैं, इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास ये सारा चारों डेटा यहाँ पे है, तो मैं उन सारे डेटा को इसमें कैसे बाइंड कर सकता हूँ? कंस्ट्रक्टर। बोलो भाई। कंस्ट्रक्टर के थ्रू। करेक्ट, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अगर फर्स्ट टाइम हमें इनिशियलाइज करना है तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, एंड देन मुझे अगर इन फ्यूचर अपडेट करना होगा तो मैं किसके थ्रू करूंगा? सेटर के थ्रू। सेटर के सेटर थ्रू, के थ्रू सर। ठीक है। कोई ऐसा टाइप का हम इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं जो कि अपडेट ना हो पाए सेटर के थ्रू, जिसका सेटर ही ना बन पाए? सर फाइनल फाइनल होगा फाइनल, करेक्ट। अगर हम फाइनल बना देंगे किसी भी अपने इंस्टेंस वेरिएबल को, तो भाई उसका फिर सेटर ही नहीं बना सकते, सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनेगा उसका। चलो ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे थोड़ा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ऑल्ट शिफ्ट एस, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, एंड सेलेक्ट किया हमने। और ये कर दिया। यार यहाँ से ये सुपर क्यों चल रहा है यार, ये क्या करेगा सुपर? ये सुपर क्या करेगा? पेरेंट्स क्लास को इवोक करेगा। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, बट एम्प्लॉय की पेरेंट तो दिख नहीं रही है कुछ। ऑब्जेक्ट क्लास है। करेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, चलो ठीक है। तो इतना बात तो ठीक है भाई, तो कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब अगर मेरे को डेटा प्रिंट करना है तो आई कैन मेक गेटर्स ऑल्सो, और एक बार में अगर पूरा प्रिंट करना है तो मैं एक मेथड ही बना लेता हूँ ना, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। तो पब्लिक वॉइड प्रिंट प्रिंट ऑल डेटा। मैं टू स्ट्रिंग मेथड को भी यूज कर सकता था, बट चलो टू स्ट्रिंग भी समझा देते हैं यार, लेकिन टू स्ट्रिंग समझाने जाएंगे तो फिर आपका दिमाग उधर लगेगा। अभी स्टैटिक को समझते हैं, तो छोड़ो, यहीं पे हम से आउट कर देते हैं सारा डेटा अपना। तो सारा डेटा क्या है भाई, एक है हमारा आईडी, ऐसे कर लेते हैं आईडी कोलन स्पेस एंड इसमें आईडी ले लेंगे। इसी तरह हम सारा प्रिंट कर लेते हैं ना, यहाँ पे आईडी है, एज, जेंडर, और ये हो गया कंट्री कोड, ठीक है।
कंट्री COUNTRY ठीक है ना, कंट्री कोड, और यहाँ पे जेंडर, और ये हो गया एज। ठीक है, ये आपने ले लिया। तो अब इसको कॉल करोगे तो सारा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू एम्प्लॉय, और आईडी भेजते हैं 11। देखो सीक्वेंस भेजना पड़ेगा ना, पहला आईडी है तो पहले आईडी आईडी भेजा हमने, यहाँ मान लो 7 से शुरू करते हैं, 6 शुरू करते हैं, आईडी 6 कर दिया, एज कर लिया 18, जेंडर कर दिया हमने मेल, ठीक है, जेंडर कर दिया मेल, और कंट्री कोड, चूंकि भाई सारे एम्प्लॉय इंडियन हैं तो कंट्री कोड हो जाएगा 909090। तो कुछ भी अपने मन से हमने ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। ये हो गया EMP1। तो ये हो गया एम्प्लॉय 1, ठीक है, एम्प्लॉय 1 का डेटा हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास और भी एम्प्लॉयज का डेटा मुझे रखना है स्टोर करके, तो मैं एम्प्लॉय 2 बना लूँ, मैं एम्प्लॉय 3 बना लूँ, 4 बना लूँ, 5 बना लूँ, ऐसे 500 भी बना सकता हूँ, मैं लूप का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सबकी आईडी अलग अलग कर लेते हैं 6 7 8 9 10, ठीक है, 6 7 8 9 10 18 19 20, ठीक है, 21 एंड 22, एंड मेल मेल फीमेल फीमेल और फीमेल कर लिया, ठीक है। ये हो गया। एंड साथ में कंट्री कोड तो सबका सेम होगा, सब सेम ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हो गया। अब समझिए बात को बहुत ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं इन सारे एम्प्लॉय को प्रिंट करूं तो कैसे कर सकता हूँ भाई, सिस आउट, नहीं सॉरी, डायरेक्ट कॉल कर लूंगा ना, EMP1 डॉट प्रिंट ऑल डेटा, EMP2 डॉट प्रिंट ऑल डेटा, ऐसे करके सारा प्रिंट कर सकता हूँ। बताइए भाई, प्रिंट ऑल जी डेटा, सर। EMP4 डॉट प्रिंट ऑल डेटा, EMP5 डॉट प्रिंट ऑल डेटा। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका मेमोरी मैनेजमेंट समझो, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का मामला मेमोरी से है, ठीक है। हमने लिखा है कि स्टैटिक कीवर्ड आपके प्रोग्राम को एफिशिएंट, मेमोरी एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। तो अभी हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया है इस प्रोग्राम को। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय, जिसका हमने 5 ऑब्जेक्ट बनाया है। तो आप मुझे बताइए कि अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट बनाया है तो रैम में कितनी बार स्पेस एलोकेट हुआ होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार? 5 बार सर। हाँ क्या कुणाल? सर 5 बार हुआ होगा। 5 बार हुआ होगा, करेक्ट। तो एक एम्प्लॉय 1 के लिए स्पेस एलोकेट हुआ होगा, एक एम्प्लॉय 2 के लिए हुआ होगा, एक एम्प्लॉय 3 के लिए हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा और छोटा करते हैं, एक एम्प्लॉय 1 के लिए, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एंड ये हो गया 4, एंड ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 एम्प्लॉय के लिए मेमोरी एलोकेट हुई होगी, ठीक है, और सबके अपने अपने अलग अलग रेफरेंस है, ठीक है। EMP1, EMP2, EMP3, EMP4, ठीक है, EMP5, सबके अपने अलग अलग रेफरेंसेस हैं। अब आप बताइए कि अगर मैं EMP1 का कोई डेटा चेंज करूं तो EMP4, 3 या 2 का भी चेंज हो जाएगा? नो सर। सबका अलग अलग मेमोरी लोकेशन है। चलो अच्छी बात है भाई, इसका ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, सब अपने अपने को पॉइंट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। इतनी बात तो सब लोग समझते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। बताइए। यस सर समझ में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो ये है कि ठीक है, जब आप एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आईडी ले रहा है 4 बाइट, ठीक है, एज ले रहा है 4 बाइट,
जेंडर कितना लेगा? 2 बाइट। हाँ भाई, कैरेक्टर टाइप कितना लेता है? सर 2 बाइट लेता है। 2 बाइट। और कंट्री यस सर। कोड लेगा 4 बाइट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि भाई ठीक है, आईडी तो सब हर एम्प्लॉय की यूनिक है ना? तो आईडी हर एम्प्लॉय की यूनिक है, तो चलो 4 बाइट देने का मतलब समझ में आता है। ठीक है कि हाँ भाई 4 बाइट आईडी के लिए इसको भी दी गया, इसको भी दिया गया, इसको भी दिया गया। जो यूनिक डेटा है वो तो ठीक है, लेकिन आप सोचो कंट्री कोड के लिए 4 बाइट, यहाँ भी 4 बाइट, यहाँ भी, और यहाँ भी 4 बाइट, यहाँ भी 4 बाइट, और यहाँ भी 4 बाइट। क्या ये सही लग रहा है आपको? जब सबका कंट्री कोड सेम है तो हर ऑब्जेक्ट में वो मेमोरी ऑक्यूपाई करना क्या समझदारी है? नो सर। नो सर। समझ रहे हैं बात को ना? क्योंकि भाई आप ये देख रहे हो साफ साफ कि भाई सबका ये तो सेम ही है ना, कंट्री कोड तो सबका सेम है। तो जहां पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, और आप ये देखते हैं कि जब मैं इस क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाता हूं फिर भी कोई डेटा कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट है। अगर कोई डेटा कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट है तो फिर उस डेटा को हमें ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रखना चाहिए। इंस्टेंस वेरिएबल का जो डेटा है क्या वो ऑब्जेक्ट के साथ ही एलोकेट होता है? बताइए, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ ही ना है सब? जी सर। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मेमोरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, जबकि सबका कंट्री कोड सेम था। ऐसा ज्यादा अच्छा होता ना, ये न करके अगर हम ऐसा करते कि कंट्री कोड कहीं अलग रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ न रखते, कहीं अलग रख लेते हैं, और हर जगह से ये यूज कर लेते हम। इस ऑब्जेक्ट से भी यूज कर लेते, इस ऑब्जेक्ट से भी यूज कर लेते, यहाँ से भी यूज कर लेते, यहाँ से भी यूज कर लेते, यहाँ से भी यूज कर लेते, और हम सिर्फ एक ही जगह कंट्री कोड रखते हैं, सिर्फ एक जगह। तो कितना बाइट खर्च होता मेरा? अभी तो मान लो कि 4 5 जा 20, 20 बाइट खर्च हो रहा। अभी कितना होता? ओनली 4 बाइट ना? जी सर। तो जब आप किसी कोई इंस्टेंस वेरिएबल आप बनाते हो, ठीक है, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल उतनी बार ऑब्जेक्ट के साथ एलोकेट होता है जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते हो। 5 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये 5 बार एलोकेट होगा अलग अलग, 1000 बार बनाओगे तो 1000 होगा। ये है प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये हम सिर्फ प्रॉब्लम कंट्री कोड के साथ ही है, आईडी के साथ नहीं है, क्योंकि आईडी कांट बी यूनिक ना, सॉरी आईडी कांट बी कॉमन ना, कॉमन नहीं हो सकती आईडी कि आप उसको एक जगह रख के फिर यही आईडी एम्प्लॉय 1 को भी दे रहे हो, यही तो ऐसा नहीं कर सकते आप। बट कंट्री कोड चूंकि कॉमन है इसलिए हमें इसको अलग रखना चाहिए, और अलग रखने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड करेगा क्या? अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आपको आउटपुट ये आएगा, देखो, ठीक है, आउटपुट ये आया, आईडी आईडी सब, मतलब 1 2 3 5 एम्प्लॉय प्रिंट हो गए, बट आपको ये नहीं दिख रहा ना कि मेमोरी में से कहां से उठ के आया है। तो आपको आउटपुट तो सेम ही रहेगा, लेकिन आप समझते हो, चूंकि आपने जावा पढ़ी हुई है, तो आप समझते हो कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं। तो अगर अगर मैं 5 बार ऑब्जेक्ट बनाया हूं तो कंट्री कोड 5 बार स्टोर हुआ होगा। तो स्टैटिक कीवर्ड से हम क्या करेंगे, इस कंट्री कोड को ऑब्जेक्ट से बाहर कहीं स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे वो हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में, जब हम पढ़ेंगे आगे। बट इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी कि स्टैटिक कीवर्ड से हम इस कंट्री कोड को ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल के एक अलग लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल के एक अलग लोकेशन पे स्टोर करने का फायदा क्या होगा? बताइए। तो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। हाँ, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, 5 की जगह एक ही बार स्टोर करेंगे। तो बस ये करने के लिए हम लगा देते हैं प्राइवेट स्टैटिक इंट, ये आपने स्टैटिक लगा दिया। ठीक है। अब जैसे ही आप किसी भी
इंस्टेंस वेरिएबल पे स्टैटिक लगा देते हो, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर नहीं रहा। अब इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? अब इसको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बोलेंगे आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो समझ में आया? इंस्टेंस वेरिएबल कब बोला जाता है? उस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाएगा जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट या क्लास के इंस्टेंशिएशन के दौरान ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होता है। क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होगा? नो सर। नहीं होगा। तो ये नहीं इंस्टेंस सर। वेरिएबल कैसे हो गया? जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय 1 बनाएंगे, तो एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट के साथ ये 3 स्टोर होगा। देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को ही टेक्निकली इंस्टेंशिएशन भी बोलते हैं, हमने शुरू में बताया है, इंस्टेंशिएशन। तो जब हम एम्प्लॉय क्लास का इंस्टेंशिएशन करेंगे तो उस इंस्टेंशिएशन के दौरान ये तीनों ही सिर्फ मेमोरी में स्टोर होंगे विथ ऑब्जेक्ट या विथ इंस्टेंशिएशन। तो इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जब भी किसी क्लास का बनाते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ऑब्जेक्ट के साथ जो वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल स्टोर होते हैं उन्हीं को इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है। तो आईडी, एज और जेंडर ये तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, बट इसमें हमने लगा दिया, कंट्री कोड में हमने लगा दिया स्टैटिक, तो ये स्टोर ना होकर के ये अलग एक ही जगह स्टोर होगा। कितनी बार ये स्टोर होगा? 5 बार? नहीं, एक ही बार। कैसे होगा? देखिए, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये आएगा, देखेगा कि अच्छा भाई साहब कंट्री कोड तो स्टैटिक है, उसको इसने अलग स्टोर कर दिया। सबसे पहले स्टैटिक वाले का काम कर देगा, इसको अलग स्टोर कर दिया, और बाकी 3 जो हैं उनको एम्प्लॉय 1 के साथ स्टोर कर दिया, उनको एम्प्लॉय 1 के साथ स्टोर कर दिया। तो बाकी 3 में यहाँ कर दो, 1 2 3, 3 को कर दिया। फिर एम्प्लॉय 2 पे आया, एम्प्लॉय 2 पे फिर गया, देखा अरे स्टैटिक, तो इसने देखा कंट्री कोड तो ऑलरेडी स्टोर्ड है मेमोरी में, तो कोई बात नहीं, एम्प्लॉय 2 के साथ उसका आईडी, एज मतलब 7, 19 और एम, ये वाला डेटा एम्प्लॉय 2 के साथ स्टोर कर दिया। तो एम्प्लॉय 2 के साथ ये वाला आ गया, 3 डेटा एम्प्लॉय 2 के साथ आ गया, फिर 3 वाला इसके साथ आ गया। समझ गए भावनाओं को? क्या बोलना चाह रहे हैं हम, बताइए। जी सर। अब इससे फायदा ये होगा, अब देखो फायदा ये होगा कि जहां आपका ये 4-4 बाइट बना रहे थे बार बार, कॉमनली हो गया। अब इसको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, दिस इज कॉल्ड, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी स्टोर्ड है कि इसको इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, दिस इज कॉल्ड क्लास वेरिएबल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल ही बोल सकते हो इसको। तो हमने आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल में स्टैटिक वेरिएबल लिखा था, हमने बोला था कि लेटर, देखो वो बात आ गई ना अभी स्टैटिक की। चलो ये तो समझ गए। अब मुझे आप ये बताएं कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? इंटरव्यू में पूछता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, या और थोड़ा सा बताइए स्पेसिफिकली। इनिशियलाइजेशन भी होता ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करती है। हाँ, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा या क्लास का डेटा? क्लास का डेटा। नहीं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन मतलब सर, उस डेटा ऑब्जेक्ट की का बात डेटा। कर रहे हैं, हाँ, जो ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होने वाला है। ये ना ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होगा, ये थोड़ी होगा। क्लास वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होगा क्या इशू? नो सर। तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल कौन है? ये 3 है ना। तो इसीलिए आप जब भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उससे सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे।
इसीलिए आप यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, द स्टैटिक फील्ड एम्प्लॉय डॉट कंट्री कोड शुड बी एक्सेस्ड इन स्टैटिक वे। बोल रहा है कि भाई साहब ये जो वेरिएबल है ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप दूसरी तरीके से एक्सेस करो, ऐसे मत करो, ये अप्रोच सही नहीं है। तो बात समझ रहे हो ना भाई, रूल क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, मींस कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल है? नो सर, ये सब सर क्लास के नेम से सर उसको करेंगे। हाँ कैसे भी करेंगे वो तो बात करेंगे आगे, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल तो नहीं है। नो सर। तो इसको कभी भी कंस्ट्रक्टर से हम नहीं करेंगे। चलिए हटा दीजिए इसको, ये हटा दिया हमने और ये भी हटा दिया। सर पर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम क्या ये भी समझ लो। चलो प्रॉब्लम ये है कि अब जब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ये डेटा भेजना मैंडेटरी हो जाएगा। है ना? यस सर। जब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ये डेटा भेजना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान भेजने वाले को ये लगेगा कि ये डेटा भी ऑब्जेक्ट का डेटा है, जबकि ये डेटा ऑब्जेक्ट का तो नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार ये सारा डेटा ऑब्जेक्ट का डेटा है। तो एक तो रीडेबिलिटी वाइज प्रॉब्लम दिखती है कि भाई हम कंस्ट्रक्टर में वो डेटा भेज रहे हैं जो डेटा को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर करता ही नहीं है। इसीलिए देखो ना यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है, द स्टैटिक फील्ड एम्प्लॉय डॉट कंट्री कोड शुड बी एक्सेस इन स्टैटिक वे। स्टैटिक को स्टैटिक की तरीके से एक्सेस करो भाई। तो उसके हम अभी आएंगे आगे चल के, कर तो सकते हैं आप बट तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसकी बात तो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा लेते हैं और ये भी हम हटा लेते हैं। ठीक है सर अगर करेंगे तो स्टैटिक का वैल्यू चेंज होता रहेगा हमेशा? अगर, हाँ देखो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। अगर मान लो आप कर रहे हो, ठीक है, और पहले वाले ने कंट्री कोड ये डाला, लास्ट वाले ने कंट्री कोड डाल दिया गलती से ये, तो सबका गलत हो जाएगा, सबका ही रॉन्ग हो जाएगा। दिखाएं आपको, रन करके देखिए, सबका 99 बना रहा ना, देखो 91। जबकि देख लो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय हमने सबको 909090 दिया है, आखिरी वाले ने गड़बड़ कर दिया, उससे क्या हुआ, सबका गड़बड़ हो गया। क्यों सबका गड़बड़ हो गया? क्योंकि कंट्री कोड कॉमन एक ही वेरिएबल है ना, सबका अलग अलग तो है नहीं। तो उसमें इसने डाला 9090, फिर आप जब 9090 जा चुका है तो फिर आप दोबारा से क्यों भर रहे हो उसमें? फिर उसमें बोले नहीं 9090 फिर से डालो, फिर आपने बोला 9090 फिर से डालो, फिर एक ने गड़बड़ी कर दी, सबका गड़बड़ हो गया। समझ रहे बात को? यस सर। अभिजीत क्लियर हुआ? सर तो अभी हम करेंगे क्या, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। हम देखो यूजर से वही डेटा लिया जाए जो यूजर स्पेसिफिक है। कंट्री कोड चूंकि हर एम्प्लॉय का कॉमन है तो हम उसको दूसरे तरीके से ऐड करेंगे, ऐसे नहीं ऐड करेंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम हटा लेते हैं। चलो ये हो गया, और हम तीन तीन डेटा ही लेंगे सर। 3 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लेते हैं, हर जगह 3 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से कंट्री कोड हटा लेते हैं, यहाँ पे एक सिंगल कोट मिस हो गया और यहाँ से हटा लिया जाए। ये हो गया। अब आपने 3 3 डेटा दिया, कंट्री कोड भाई एक वन, क्योंकि स्टैटिक है तो इसको हम एक बार इंसर्ट करेंगे सर। तो हम इसको फिक्स वैल्यू ही कर देते हैं ना, 909090। चलो फिक्स वैल्यू करके अभी हम बात करेंगे आगे चल के कि कंट्री कोड को फिर हम यूजर से कैसे दें उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम फिक्स कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, है ना। तो जो डेटा हमारा फिक्स है, ठीक है, जो डेटा हमारा हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है उसको आप स्टैटिक बना दें। स्टैटिक बनाने से फायदा क्या होगा, आपकी मेमोरी यहाँ पे सेव हो रही है।
क्या सबूत है कि ये डेटा कॉमन है? वहां पे पहले से दे दिए सर। हाँ, पहले से यहाँ पे नहीं, ये क्या सबूत है कि ये मेमोरी में एक ही बार बन रहा होगा, 5 बार नहीं बन रहा होगा? क्लास लेवल है। क्लास लेवल है, ठीक है। इसका एक प्रूफ सर थोड़ा देर यहाँ पे पहले हमने आपको दिखाया था कि लास्ट वाले सर में 9 कर दिया था तो बाकी भी हो गया था, है ना। लेकिन वो हम फिर से अभी आपको एक प्रूफ दिखाते हैं, चलिए। मतलब प्रोग्रामेटिकली मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अभी इसमें कोई दिक्कत यहां तक? यहां लो तक सर। हमने आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज समझा है कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और कब किस वेरिएबल को हम स्टैटिक बनाएंगे। उस वेरिएबल को स्टैटिक बनाएंगे जो कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट होता है। उससे होगा क्या कि हमारा मेमोरी बच गई। अब सिर्फ 4 बाइट इस्तेमाल हो रहा है, पहले 4 5 20 20 बाइट यूज होता था। चलो, मेमोरी तो हमने सेव कर लिया। अभी और भी बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीजों को। चलिए, पहली चीज तो ये ऐड कर लें, प्रोग्राम 1 जिसमें हमने बात किया स्टैटिक वेरिएबल की, ठीक है। एक दूसरा प्रोग्राम हम अब देखेंगे जिसमें टेक्निकली प्रूफ देखेंगे। प्रूफ टेक्निकली मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ कॉमन मेमोरी। कैसे कॉमन मेमोरी प्रूफ होगा? अभी मैं किया भी था, 9-1 किया था तो सब चेंज हो गया था। फिर भी एक आसान थोड़ा सा वे में देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे बनाते हैं इंट प्राइवेट इंट काउंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। काउंट की वैल्यू 10 है और मैं क्या करता हूँ, मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक, ठीक है। 2 3 4, 2 3 बनाते हैं। चलो, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया हमने, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, ठीक है। और चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब हटा लेते हैं और यहाँ हम करते हैं काउंट को प्लस प्लस, ठीक है। काउंट को करते हैं इंक्रीमेंट और प्रिंट सिर्फ नाम कर देते हैं इसका और प्रिंट करते हैं हम काउंट की वैल्यू, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। यहाँ हमने प्रिंट कर दिया काउंट की वैल्यू। और 3 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ठीक है, हमने किया है एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एम्प्लॉय 2 का बनाया, फिर एम्प्लॉय 3 का बनाया, ठीक है। तो सेस आउट किया emp1 डॉट काउंट, सॉरी emp1 डॉट प्रिंट, ठीक है। इसी तरह 2 का प्रिंट एंड 3 का प्रिंट। एक मिनट, प्रिंट तो ऑलरेडी ये हुआ है ना, तो सिस आउट नहीं करना है, सिर्फ मेथड कॉल कर लेना है। एंड emp2 डॉट प्रिंट एंड emp3 डॉट प्रिंट। अब बताइए आप कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर प्रिंट मेथड कॉल किया है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर प्रिंट मेथड कॉल किया है, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर से प्रिंट मेथड कॉल किया है। तो तीनों में प्रिंट काउंट की वैल्यू कितनी कितनी प्रिंट करेगा? काउंट की बेस वैल्यू 10 है। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर चलेगा तो काउंट की वैल्यू अपग्रेड होगी, फिर प्रिंट मेथड चलेगा। तो प्रिंट मेथड चलेगा तो डेटा प्रिंट होगा, काउंट प्रिंट होगा। सर इसमें 11 आएगा ना सर? पहले वाले में 11 आएगा। चलो, फिर अगले वाले में? अगले वाले में भी सर 11 आएगा। अच्छा, फिर उसके अगले वाले में? उसमें भी सर 11 ही आएगा। अच्छा, तो इनका आंसर है 11 11 11। और कोई? क्योंकि हम सेम ही डेटा को काउंट कर रहे हैं बार बार। अभिजीत? सर इसमें सेम डाटा है क्योंकि कंडीशन नहीं दिया गया है मेरे हिसाब से। नहीं, वो सब छोड़िए, आप तो हमें बस आउटपुट बताइए, बाकी तो हम अब एक्सप्लेन करेंगे।
इंक्रीमेंट हो जाएगा सर। हाँ तो आउटपुट बताइए तीनों का। 11 12 13। 11, एक मिनट, बहुत सारा आंसर मिल गया यार। एक है 11 11 11, एक है 11 12 13 और एक है 10 11 12। चलो भाई, और कुछ? एक ऑप्शन और दे दो तो मल्टीपल चॉइस बन जाएगा अपना। देखो इसमें जो है ना, ये वाला आंसर करेक्ट है, 11 11 11। क्यों, समझो। जब एम्प्लॉय वन का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा पहली बार, जिसको हम एम्प्लॉय वन बोल रहे हैं, तो होगा क्या। पहले तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो पहले ये काम की चीज़ें बहुत, ये प्रोग्राम वन के साथ रख लेते हैं ना इसके पहले, ठीक है। देखो 11 11 11 क्यों आएगा ये समझना, स्टैटिक यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जब हमने पहली बार एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तो एम्प्लॉय क्लास का डेटा स्टोर हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टोर हुआ। फर्स्ट टाइम जब मेरी एम्प्लॉय क्लास लोड हुई तो काउंट की वैल्यू कितनी लोड हुई होगी? सर 10। 10 लोड हुई, तो काउंट इज इक्वल टू 10 मेमोरी में गया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, तो काउंट इक्वल टू 10, ठीक है, बेस वैल्यू 10 गई, ठीक है। और फिर उसका कंस्ट्रक्टर चला तो 10 कितना हो गया? 11। 11 हो गया, तो 10 हो गया हमारा 11। तो मैं बोल सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टर चूंकि इनिशियलाइज करता है तो ये डायरेक्ट इंक्रीमेंट करके इसको 11 कर दिया, ठीक है। वो सब इंटरनली है, लेकिन हम तो देखेंगे कंस्ट्रक्टर चलने के बाद ये वैल्यू 11 हो गई। तो जब 11 हो गई तो प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा? एम्प्लॉय वन का अगर डेटा काउंट प्रिंट करेंगे तो 11 ही आएगा ना। जी सर। अब एम्प्लॉय वन का प्रिंट करोगे तो 11 ही आएगा। अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो ये जो क्लास है वो फिर से लोड होगी या पुराना डेटा इंक्रीमेंट होगा? फिर से लोड हो गई। हाँ तो फिर आंसर करना था ना रिशु, जब पता है तो फिर से लोड होगी, फिर से अलग। उस पिछले पिछले ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है भाई, नया ऑब्जेक्ट मतलब सब कुछ जीरो से। तो फिर से पूरी क्लास लोड हुई तो बेस वैल्यू कितनी है क्लास की? 10। 10। और कंस्ट्रक्टर चल के 10 को 11 कर देगा, तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी काउंट की वैल्यू कितनी आई? 11। 11। तो इसको भी भाई प्रिंट करोगे तो 11 ही ना आएगा, क्या दिक्कत थी इसमें बताइए। तो मेन प्रिंट किया, सर इसमें मेन यही देखना पड़ता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब हमने बना दिया तो क्योंकि उसका अलग अलग लोकेशन है, तो अलग अलग डाटा में हर जगह तो मतलब 11 11 ही रहेगा। हाँ ऑब्जेक्ट नया बन रहा है तो फिर आप पुराना डेटा मत देखिए, ऑब्जेक्ट का जीरो से फिर इनिशियलाइजेशन कराइए तो आप सही आउटपुट पकड़ पाएंगे। फिर एम्प्लॉय 3 बना, एम्प्लॉय 3 तो फिर क्लास में कितना डेटा था? बेस वैल्यू 10 थी, तो उसके कंस्ट्रक्टर चला, उसने उसको 11 किया, और एम्प्लॉय का फिर, तो सबके भाई एम्प्लॉय चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सबका अपना अपना फ्लो है, तो सबका अपना अपना 11 होगा। तो इसलिए 11 11 11 यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है। अब देखो, तो ये क्या इस बात का प्रूफ नहीं है कि काउंट वेरिएबल 3 बार स्टोर हो रहा है? यस सर। अगर ये एक ही बार स्टोर होता तो एम्प्लॉय 1 उसको 11 करता, एम्प्लॉय 2 उसको 12 करता, एम्प्लॉय 3 उसको 13 करता, अगर ये एक बार स्टोर होता तो। बट चूंकि इंस्टेंस वेरिएबल है, हर ऑब्जेक्ट के लिए शुरू से स्टोर हो रहा है, इसलिए सबका 11 मिल रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि जब भी हम कोई इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के साथ वो डेटा स्क्रैच से स्टोर होता है, ठीक है। अब आगे का मामला, अब इसी को अगर मैं कर दूं प्राइवेट स्टैटिक स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 10, अगर मैं कर दूं प्राइवेट स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 10, तो अब देखो जब पहली बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये डेटा ऑब्जेक्ट स्टार स्टोर होगा या अलग स्टोर होगा? अलग होगा सर। अलग होगा, तो अलग एक जगह पे 10 स्टोर हुआ। अब देखो सेकंड सिनेरियो, ये मैं बगल में बना दे रहा हूँ,
ठीक है, ये सेकंड सिनेरियो हमारा यहाँ पे है। अब हुआ क्या, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, बट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, क्लास वेरिएबल था, तो उसने उसको अलग से बना दिया कि चलो भाई क्लास वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होगा नहीं, क्लास वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है मतलब 10 हमने फिक्स की है, फिर जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसको कितना कर देगा 11, तो एम्प्लॉय 1 के केस में 11 हो गया, और वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं अलग लोकेशन पे 11 हो गया। समझ रहे बात को, 11 स्टोर हो गया। अब जब एम्प्लॉय 2 का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, एम्प्लॉय 2 का जब ऑब्जेक्ट बना तो एम्प्लॉय 2 ने देखा अरे यार कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो इसने किया क्या, शुरू से तो भाई इनिशियलाइजेशन करेगा नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल थोड़ी है, तो जब इसका कंस्ट्रक्टर चला तो इसने उसी कॉमन मेमोरी एरिया पे जो काउंट था उसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो एम्प्लॉय 2 का काउंट प्लस प्लस क्या कॉमन वाले को करेगा या फिर से काउंट को स्टोर करेगा? जो सर अभी जो डाटा जो सर अपडेट हुआ है सर उसी को लेगा सर। हाँ पुराने, क्योंकि भाई स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास वेरिएबल होता है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिकली स्टोर नहीं होता है, बल्कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कॉमनली स्टोर होता है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही ये स्टोर हो गया तो एम्प्लॉय 1 ने उसको 11 किया, एम्प्लॉय 2 ने फिर उसी को 12 करेगा अपने कंस्ट्रक्टर से, एम्प्लॉय 3 अपने कंस्ट्रक्टर से उसी को 13 करेगा। तो मतलब कि जब ऑब्जेक्ट आप बनाते जाओगे तो उसी कॉमन जो वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, वो कॉमन वाला पहले एम्प्लॉय 1 ने 11 किया, एम्प्लॉय 2 ने 12 किया, एम्प्लॉय 3 ने 13 किया, तो 11 12 13 आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो क्या ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि स्टैटिक बनाने से मेरा जो डेटा होता है वो कॉमनली स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर नहीं होता? बताइए। यस कॉमनली स्टोर है तभी ना सब उसी पे एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय एक बार 10 स्टोर हुआ, एम्प्लॉय 1 के कंस्ट्रक्टर ने मारा उसको 11, एम्प्लॉय 2 के कंस्ट्रक्टर ने उसको बोला 12 हो जाओ, एम्प्लॉय 3 के मैंने बोला नहीं भाई 13 हो जाओ, तो 11 12 13 इस बात का प्रूफ है कि भाई जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है वो कॉमनली स्टोर होता है, ऐसा नहीं कि हर ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर्ड है। चलो भाई ये कॉमन मेमोरी प्रूफ हो गया यहाँ पे, तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन का पार्ट है तो। कोई डाउट है इसमें, बताइए। सर फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा? थोड़ा तेज बोलिएगा। फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा फिर? फाइनल वेरिएबल का बिल्कुल रूल अलग है एकदम। फाइनल वेरिएबल का ये होता है कि फाइनल को अपडेट नहीं किया जा सकता। स्टैटिक का रूल है कि स्टैटिक हर एक ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर नहीं होता बल्कि कॉमनली स्टोर होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि स्टैटिक का कोई भी चीज, चाहे मेथड हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, स्टैटिक इज नोवेयर related to the object. Static is nowhere related to the object. बट फाइनल के साथ ऐसा थोड़ी है। अगर आपने मान लो किसी फील्ड को फाइनल बनाया हुआ है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इसको फाइनल बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे यार, क्या किया जाए, इसको हम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो या फिर एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक फाइनल बना दिया, तो फाइनल बनाने से क्या होगा कि अब आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, बट क्या ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ यूनिकली स्टोर होगा या कॉमनली स्टोर होगा? बताइए। कॉमन होगा सर। कॉमन मतलब एक ही बार स्टोर होगा कि हर ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होगा अलग अलग? सबके साथ होगा सर, अलग अलग। हाँ, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होगा, इसके साथ भी स्टोर होगा, एक इसके साथ भी स्टोर होगा, एक इसके साथ भी स्टोर होगा। बट स्टैटिक बना देंगे
तो वो क्या होगा, एक ही जगह पे कॉमन मेमोरी लेगा। तो ये हर मतलब ये स्टिल ऑब्जेक्ट का डेटा है, ये क्लास वेरिएबल नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो फाइनल का काम अलग है बिल्कुल। फाइनल करता क्या है, उसको फिक्स करता है वैल्यू को, ताकि आप अपडेट ना कर पाए। एंड स्टैटिक आपके किसी भी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट से बाहर निकालता है, सो दैट अगर आप एक क्लास का 1000 ऑब्जेक्ट भी बनाएं तो वो जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट से बाहर एक अलग जगह पे स्टोर हो, ताकि मेमोरी बच पाए, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाया था ये वाले में, कि 5 ऑब्जेक्ट है तो कॉमनली स्टोर हो जाएगा। सर इसका मतलब वो अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, जो मेमोरी सबके लिए कॉमन हो। हाँ करेक्ट, वो हम मेमोरी मैनेजर बताएंगे कि वो कहाँ होता है, लेकिन हाँ ये आपने बिल्कुल सही बोला है, अलग एकदम होता है जो सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो स्टैटिक का एक सीन तो आप समझ गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक मेथड की, ठीक है। सर एक स्टैटिक क्वेश्चन वेरिएबल, था, हाँ बोलिए। जैसे सर वो यहाँ पे स्टैटिक अगर सर वेरिएबल अगर सर लिए हुए हैं, अगर सर मैं मेथड ना बना के सर डायरेक्ट अगर मैं क्लास डाट अगर वही करके जैसे काउंट करके, अगर ये स्टैटिक है काउंट, हाँ हाँ तो अगर मैं इसका जैसे मेथड ना बनाऊं सर, और मैं उसका ऑब्जेक्ट ना बनाऊं उस क्लास का, डायरेक्ट मैं सर कॉल कर सकता हूँ उसमें? हाँ कर सकते हैं ना, वो भी हम वही अभी हम आगे वही बताने वाले हैं। ओके सर। ये तो हमने प्रिंट मेथड क्यों बनाया है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास अदर नॉन स्टैटिक भी थे ना, यस सर यस। तो इसीलिए हमने बना दिया। अगर चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, वो भी हम मेथड जब पढ़ाएंगे ना तो साथ में हम ये भी कवर कर देंगे कि भाई क्या सीन है। ओके सर। चलिए स्टैटिक मेथड को समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम स्टैटिक, या एक चीज और हम ऐसा कर लें, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की बात चल रही है तो मेथड से पहले एक और बात समझ लिया जाए तो सही रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइवेट इंट आईडी कर लेते हैं, प्राइवेट इंट एज कर लेते हैं, ठीक है। और ये काउंट वाउंट हटाते हैं। स्टैटिक इंट कंट्री कोड कर लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। अब भाई साहब मुझे क्या करना है ना, मुझे इन डेटा को इनिशियलाइज कराना है, ठीक है। तो इनमें से क्या तीनों को कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज किया जाए, या सिर्फ पहले दूसरे को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया जाए? पहले दूसरे को। हाँ, दूसरे कंस्ट्रक्टर को सर। यूजिंग फील्ड जब आप बनाने जाएंगे ना, देखो इक्लिप्स भी समझदार है, आईडी और एज दिखा रहा है, तीसरा वैल्यू नहीं दिखा रहा है। उसको मालूम है ना यार कि स्टैटिक वाले को तुम कंस्ट्रक्टर से थोड़ी करोगे यार। ये हो गया। और एक की आईडी हमने भेजा 6, एज भेजा 18, दूसरे का भेजा हमने 7, 19 और एक 8 और 20। ये तो ठीक है भाई साहब। और प्रिंट में हम आईडी एज और कंट्री कोड प्रिंट मार लेते हैं। तो आईडी इक्वल टू आईडी और एज, ठीक है, और कंट्री कोड, या मैं सी लिख देता हूँ, कंट्री कोड सी एंड कंट्री कोड, आईडी एज, ठीक है, ये हो गया। एज होगा। अब आप ये देखो कि भाई अगर मेरे को अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, जिनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए तो कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने भाई साहब। तो हमारे स्टैटिक वेरिएबल के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? इसको भी तो इनिशियलाइज करने के लिए कुछ बनाया गया होगा ना। बात समझ रहे हो यस ना, सर। इसको भी तो यस इनिशियलाइज सर। करने के लिए कुछ बनाया गया होगा भाई। जब हम प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं तो प्रिंट मेथड चलने से पहले कंस्ट्रक्टर चल जाता है, क्यों? ताकि ये मेरी दोनों वैल्यू रेडी हो।
ताकि मेरी ये दोनों वैल्यू रेडी हो जाए। इसी तरह अब मेरे मेथड चलने से पहले कोई तो ऐसी चीज होगी जो कंट्री कोड को इनिशियलाइज करे मेरे मेथड चलने से पहले। तो कंस्ट्रक्टर से आप इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो। इसके लिए स्टैटिक के लिए आप बनाते हो स्टैटिक ब्लॉक। ये आपने क्या बना दिया? स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। स्टैटिक ब्लॉक के देखो, स्टैटिक जो डेटा होता है ना वो यूजर से नहीं लिया जाता है। बताओ क्यों? एक चाहो तो ले सकते हो भाई, चाहो तो ले सकते हो, लेकिन एक मैं रूल आपको बता रहा हूँ, एक सही अप्रोच बता रहा हूँ कि स्टैटिक डेटा यूजर से नहीं लेना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं स्टैटिक एम्प्लॉय से क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ही चलता है। नहीं, ब्लॉक को मारिए गोली। सवाल यह है कि हम कंट्री कोड चाहें तो इससे ले सकते हैं ना, क्यों नहीं लेना चाहिए हमें कंट्री कोड एम्प्लॉय से? क्योंकि वो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं सर। हाँ, क्योंकि वो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और एक के चेंज होने की वजह से सबका वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा। भाई एक ने कंट्री कोड दिया 111, दूसरे ने दिया 111, अगर तीसरे ने 999 दे दिया, हाँ, जो तो ये सर दोनों ना जो सर लास्ट देशद्रोही वाला साबित देगा, हो जाएंगे। जो सर लास्ट वाला होगा सर उसी को ले लेगा सर। हाँ, तो एक गड़बड़ करेगा, जेल सबको हो जाएगी। कांड यस ये है। सर। तो इसीलिए स्टैटिक डेटा जो होता है, चूंकि कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको यूजर से ना लेकर के जो कॉमन डेटा है उसको फिक्स किया जाता है, या रन टाइम पे लेना है तो स्कैनर वगैरह के थ्रू ले लिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे सिस आउट कर लेंगे, सिस आउट एंट्री कंट्री कोड, सॉरी एंटर कंट्री कोड, और कंट्री कोड हम यहाँ पे कैसे कर लेंगे? कंट्री कोड इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट कर लें, तो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। भाई स्टैटिक का कंसेप्ट बड़ा बारीक है, ठीक है? अभी तो बहुत ध्यान से मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन अभी और पेचीदगी आएगी थोड़ा आगे। अभी तक तो थोड़ा सिंपल चल रहा है, अभी थोड़ा और डेप्थ है इसमें ना, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है स्टैटिक कब यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए। हल्का फुल्का मालूम होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हम आप ध्यान रखें कि स्टैटिक वाले डेटा को हम यूजर से इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर लास्ट वाला जो लेगा ना तो सबका गड़बड़ हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है? दूसरा, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं और ये ऑब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए इसके लिए अलग बनाया गया है स्टैटिक ब्लॉक। तो कंट्री कोड से हम यहाँ ऐसा करते हैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट। अच्छा, अब एक बात समझो, आप बहुत ध्यान से एक बात समझना। इन तीनों एम्प्लॉयज के लिए कंट्री कोड कॉमन है, यस और नो? यस सर। यस, जी ठीक सर। है। और मेमोरी में ये कॉमन डेटा भी स्टोर होना है और ये ऑब्जेक्ट का डेटा भी स्टोर होना है, ठीक है? सही बात है। मेमोरी में जी सर। हाँ, कॉमन वाला भी स्टोर होना है और ऑब्जेक्ट वाला भी स्टोर होना है। पहले आपके हिसाब से कौन सा स्टोर होना चाहिए? वो डेटा जो सबके लिए कॉमन है, या वो जो इसको इस्तेमाल कर रहा है? वे डेटा जो सबके लिए कॉमन है सर। हाँ, जो डेटा भाई सबके लिए कॉमन है वो मेमोरी में पहले रेडी होना चाहिए। क्यों? मान लो एक एग्जांपल, मान लो कि एम्प्लॉय 1 पहले मेमोरी में स्टोर हो गया और हमने प्रिंट किया, तो कंट्री कोड हमें क्या मिलेगा? 0, डिफॉल्ट वैल्यू, जी सर। है ना? मान लो ऐसा हुआ कि एम्प्लॉय 1 हुआ और ये मेमोरी में लोड हुआ, फिर प्रिंट मेथड चलाया तो आईडी तो 6 मिल गई, एज तो 18 मिल गई, कंट्री कोड ले भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जो ऐसा डेटा है, जो ऐसा डेटा है जिसपे सब डिपेंडेंट है, भाई एम्प्लॉय 1 को भी कंट्री कोड चाहिए, एम्प्लॉय 2 को भी कंट्री कोड चाहिए, एम्प्लॉय 3 को भी कंट्री कोड चाहिए, तो आपके दिमाग से, लॉजिक से पहले कौन सा रेडी होना चाहिए?
ये वाला या ये वाला? स्टैटिक वाला सर। स्टैटिक वाला। तो चूंकि स्टैटिक इज कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, सो ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन से पहले हम चाहेंगे कि पहले कॉमन वाला भाई रेडी हो जाए, जिसको सब इस्तेमाल करने वाले पहले वो रेडी हो जाए। तो इसीलिए जब आप इस कोड को रन करोगे तो कंस्ट्रक्टर से पहले स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। हमेशा ध्यान रखें, अगर ये इंटरव्यू में पूछता है कि आपके क्लास में एक स्टैटिक ब्लॉक है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है, तो सबसे पहले कौन चलेगा? आंसर इज स्टैटिक ब्लॉक। व्हाई? तो आप बोलेंगे कि देखो ऑब्जेक्ट स्टैटिक डेटा को यूज करता है, ठीक है, और स्टैटिक डेटा कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए जो कॉमन, सबके लिए जो कॉमन डेटा है वो पहले रेडी होना चाहिए, सो दैट जब हम ऑब्जेक्ट रेडी करें तो कॉमन वाला डेटा ये एम्प्लॉय इस्तेमाल कर सके। इसीलिए सबसे पहले स्टैटिक चलेगा, फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर आपका ये चलेगा। इसके लिए प्रूफ के लिए मैं यहाँ भी इसे आउट कर देता हूँ, वहां पे तो मैंने कंट्री कोड किया है स्टैटिक में, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ और मेथड तो यहाँ पे प्रिंट किया ही है। देखिए मैं रन करता हूँ इसको, देखिए सबसे पहले क्या चला? कंट्री कोड। कंट्री कोड सबसे फर्स्ट चल गया। चलो कंट्री कोड 9090 फिक्स कर देते हैं। एंड अब क्या होगा? एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एम्प्लॉय 1 का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर एम्प्लॉय 1 प्रिंट होगा, एम्प्लॉय 2 का कंस्ट्रक्टर चलेगा, एम्प्लॉय 2 प्रिंट होगा, लाइक दैट। देखिए एम्प्लॉय 1 का कंस्ट्रक्टर चला, एम्प्लॉय 1 प्रिंट हुआ, फिर एम्प्लॉय 2 का कंस्ट्रक्टर चला, एम्प्लॉय 2 प्रिंट हुआ, एंड लास्ट में। ठीक है ना, समझ गए? तो पता ये चला कि अच्छा भाई साहब, स्टैटिक जो डेटा है वो कॉमन फॉर ऑल होता है, तो इसको सबसे पहले रेडी किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से भी पहले। तो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले मुझे इसको अगर रेडी करना है, उसके लिए जावा ने क्या दिया है? स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक से आप क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, कंस्ट्रक्टर से आप इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। बताइए इतनी सर बात समझ अगर में आई? सर इसको हाँ। अगर अगर हम ऐसा बोल देंगे सर कि मतलब स्टैटिक जो मतलब हमारा वेरिएबल है या स्टैटिक ब्लॉक है जो सर, तो जैसे जो हमारा क्लास है जब लोडिंग टाइम पे ही जब सर होता है तभी सर डाटा उसमें सर स्टैटिक सर पहले ही लोड हो जाता है, क्योंकि सर लोडिंग पे ही सर इसका काम होना शुरू हो जाता है। देखिए वही हम बोल रहे हैं कि जो आप पहले पढ़े हैं ना उसको अभी भूल जाइए। अभी क्लास लोडिंग में आओगे तो फिर क्लास लोडिंग होगी, क्लास इंस्टेंशिएशन होगा, फिर बहुत सारी चीजें आएंगी ना, बाइट वेरिफिकेशन होगा। ये नहीं तो सर, वो, जैसे पूछ रहे हैं सर हम, अगर जैसे सर मतलब वहाँ पे इंटरव्यूअर अगर सर पूछ हाँ लिया वो तो हम ऐसा सर एक्सप्लेन आंसर दे सकते करेंगे, हैं? जावा मेमोरी मैनेजमेंट में एक्सप्लेन करेंगे कि उसका टाइम क्या होता है। अभी तो हम बस इस क्लास के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं ना। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्लास लोडिंग के समय ही हो जाता है, बट उस चीज को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी वो चीज हमने एक्सप्लेन ही नहीं करी ना। ओके सर। तो जो चीज हम अभी पढ़ा रहे हैं ना आपको, उसमें पहले जो डाउट है वो क्लियर कर लो। बाकी तो जो आपने पहले से पढ़ा है जो चीज है वो तो चलो ठीक है, वो तो क्लियर हो ही जाएंगी। अभी जो बताया ना उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि भाई एक मेरे पास कंट्री कोड है, ठीक है, वो स्टैटिक है, ठीक है। अब और दो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है। इनिशियलाइज हमको इन दोनों को भी करना है, इसको भी करना है, तीनों को इनिशियलाइज करना है। इन दोनों के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे टू इनिशियलाइज? कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर से जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यूजर से डेटा ले रहे हैं। क्या हम यूजर से स्टैटिक वाला डेटा नहीं ले सकते थे? लेते तो क्या दिक्कत हो सकती थी? डेटा मिसमैचिंग। लास्ट वाला यूजर गलती कर देता तो सबका वो हो जाता ना, गलत हो करेक्ट, जाता। ठीक है। अच्छा तो ठीक है, आपके मेथड से पहले कंस्ट्रक्टर चल के आपके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है। कोई तो होना चाहिए जो आपके मेथड से पहले चल के स्टैटिक वाले को इनिशियलाइज करे, एंड फॉर दैट वी हैव स्टैटिक ब्लॉक। अब आपके मेथड से पहले चलने वाले दो पार्टिसिपेंट आ गए, स्टैटिक ब्लॉक भी आ गया, कंस्ट्रक्टर भी हो गया। अब इन दोनों में पहले कौन चलेगा? स्टैटिक ब्लॉक सर। स्टैटिक ब्लॉक। किस क्यों?
इन दोनों में पहले स्टैटिक चलेगा, सही जवाब है, पर क्यों, रीजन कोई बताइए। क्योंकि जो वैल्यू कॉमन है उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 वो सारे कॉमन डेटा को यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी में पहले लोड करना जरूरी है, सो दैट जब मेरा एम्प्लॉय 1 रेडी हो तो उसको ये कॉमन डेटा मिल पाए, जब मेरा एम्प्लॉय 2 रेडी हो तो उस एम्प्लॉय 2 को भी ये डेटा मिल पाए। तो कॉमन डेटा पहले रेडी हो गया, अब फिर एम्प्लॉय 1 रेडी हो गया, तो एम्प्लॉय 1 के पास 6, 18 और साथ में कॉमन डेटा भी रहेगा। इसीलिए पहले स्टैटिक चलता है, फिर कंस्ट्रक्टर चलता है, और मेथड कॉल करोगे तो मेथड भी चलेगा। अच्छा, एक और बात, स्टैटिक वेरिएबल कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट होती है, ध्यान सुनिएगा। स्टैटिक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट होता है, तो स्टैटिक ब्लॉक एक बार चलेगा या 3 ऑब्जेक्ट बनाने पे 3 बार चलेगा? एक बार। एक बार एक चलेगा बार, सर। हाँ, सिर्फ एक बार चलेगा। बट कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा? 3 बार। 3 बार, 3 बार हर चलेगा। ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार चलता है। और एक क्लास का स्टैटिक ब्लॉक आपने 1000 ऑब्जेक्ट भी बनाया होगा ना तो भी एक बार चलेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटा को एक ही बार इनिशियलाइज ना करोगे भाई, 100 बार थोड़ी करोगे, कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट है इसीलिए। इतनी बात में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, जो हमने बताया अभी। नो सर। है ना? तो अब मेन मुद्दा क्या समझना है आपको कि स्टैटिक कब यूज करेंगे। तो स्टैटिक तब यूज करेंगे जब मुझे लगेगा यार मेमोरी वेस्ट हो रही है। मेमोरी वेस्ट कब हो रही होगी? जब कोई ऐसा डेटा है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, बट आपने उसको नॉन स्टैटिक बनाया है, फिर वो हर ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर हो रहा होगा, उसको स्टैटिक बना दोगे। फिर स्टैटिक बनाओगे तो फिर और प्रॉब्लम आएगी, अरे यार स्टैटिक तो बना दिया, इसको इनिशियलाइज कैसे करें? ये इंस्टेंस वाला तो कंस्ट्रक्टर से हो रहा है, तो उसके लिए स्टैटिक ब्लॉक बना देंगे। फिर और प्रॉब्लम आएगी कि यार स्टैटिक बना दिया तो कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा कि ये पहले चलेगा? तो भाई कॉमन वाला पहले रेडी होगा तो स्टैटिक पहले चलेगा, कंस्ट्रक्टर बाद में चलेगा। फिर और प्रॉब्लम आ गई, अच्छा यार ये पहले चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा? हमने ऑब्जेक्ट तो 3 बार बनाया है। भाई 300 बार भी बनाओगे एक ही बार चलेगा, क्योंकि कॉमन डेटा है एक ही बार, और ये कंस्ट्रक्टर है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका कंस्ट्रक्टर चलता है। तो 300 ऑब्जेक्ट 300 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, बट स्टैटिक एक ही बार। तो ये समरी रही आज के सेशन की। तो अभी हम लोग का स्टैटिक कीवर्ड खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी चीजें हैं, लेकिन और भी अगर ज्यादा फिर एक्सप्लेन करेंगे तो आप पे भी लोड बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि आगे कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आप लोग इतने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके ये प्रोग्राम्स बना लीजिएगा, सो दैट आगे की चीजें आपको एक स्मूथ वे में और अच्छे समझ में आए। और एक बार कोड लिखोगे तो आपको डाउट भी रेज होगा, तो वो भी पूछ लेना अगर कोई सवाल होगा तो नेक्स्ट सेशन में।